फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरोस एकेडमिया। तो अभी तक की क्लास में हमने जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में देखा था। उसमें हमने कुछ पोर्शन जो है वो सेक्शन हमारा 14 से हमने 34 तक का देखा था। ठीक है, सेक्शन 14 से 34 तक का देखा था हमने, 33 तक का देखा था हमने। 14 से सेक्शन 33 तक का जनरल एक्सेप्शन हमने देखा था, डिफेंस हमने देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 34 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 44 तक जाता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस से हमारा मतलब हमारी प्रॉपर्टी से भी है और हमारी खुद की बॉडी से भी है। मतलब प्राइवेट डिफेंस में हम अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जनरल एक्सेप्शंस जो है टोटल हमारा सेक्शन 14 से 44 तक आता है, 14 से 44 तक आता है, जिसमें 14 से 33 तक हमारे अदर एक्सेप्शंस हैं और 34 से 44 जो है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए हमारा 14 से 33 तक जो है वो अदर एक्सेप्शंस हैं और 34 से 44 सेक्शन तक का जो है वो प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। हमारा किससे रिलेटेड है? प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गिव्स अथॉरिटी टू इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया? बॉडी एंड प्रॉपर्टी। देमसेल्व्स का क्या मतलब है? उनकी बॉडी। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टी मतलब उनके जो भी उनकी बिलोंगिंग्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का, किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करने का उनके पास क्या है? राइट है। सेक्शन 34 to 44 इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 34 से 44 तक में हमें बताया जाता है कि एक कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क बताया जाता है व्हेन एंड हाउ इंडिविजुअल्स कैन इन्वोक द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि किस कंडीशन में और किस तरीके से कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। इन सारी बातों को हमें जो सेक्शन 34 से 44 तक के बारे में हमें इसमें बताया गया है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 34 से। 34 में क्या है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, वो चीज़ें जो प्राइवेट डिफेंस में की जाती हैं। ठीक है, सेक्शन 34 एस्टैब्लिशेस अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हेन डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है अगर उसको किया जा रहा है अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। अगर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसमें हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसमें हम किसी को हार्म भी कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा और उसमें हम लायबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल्स हैव लीगल सैंक्शन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अदर्स एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम हार्म। एक बात और, हम केवल अपनी ही बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं लेंगे, हम दूसरे की बॉडी को क्या कर सकते हैं? हम समवन एल्स बॉडी और प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी और की भी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी भी बॉडी और प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सेक्शन नंबर 35 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? लगभग हमने 34 में भी यही चीज़ें देखी कि प्राइवेट डिफेंस में हम कोई काम करते हैं तो कोई एक्ट अगर हम प्राइवेट डिफेंस में करते हैं, कोई एक्ट हम अपने बचाव के लिए करते हैं, अपनी बॉडी के, अपनी प्रॉपर्टी के या किसी और की बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्राइवेट डिफेंस में आती हैं और उसके लिए हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। वही बात सेक्शन 35 में बताई जा रही है। ग्रांट्स एवरी पर्सन द राइट टू डिफेंड देयर बॉडी एंड प्रॉपर्टी। सेक्शन 35 जो है वो राइट देता है कि हम अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचा सकें। फॉर इंस्टेंस, इफ समवन अटेम्प्ट्स टू फिजिकली हार्म यू और कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास ऑन योर प्रॉपर्टी, यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू यूज रीजनेबल फोर्स टू काउंटरएक्ट सच एक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट करता है जिससे हमें फिजिकली हार्म कर सकता है, हमें चोट पहुंचा सकता है, या फिर हमारी प्रॉपर्टी में के साथ कोई चोरी कर सकता है, रॉबरी कर सकता है, मिसचीफ कर सकता है, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कर सकता है हमारी प्रॉपर्टी में। फिजिकल हार्म क्या था? हमारी बॉडी से रिलेटेड था।
थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों की ही बात की जा रही है। तो अगर कोई हार्म करता है तो हम लीगली एंटाइटल्ड हैं ताकि कि हम रीजनेबल फोर्स का यूज़ कर सकें और उन्हें उनके एक्ट का हम जवाब दे सकें, काउंटर एक्ट कर सकें, उनके एक्शंस के अगेंस्ट हम काउंटर एक्ट कर सकें, अपना डिफेंस कर सकें हम। ठीक है, ये हमें लीगली एंटाइटल किया गया है लॉ के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू स्नैच योर पर्स ऑन द स्ट्रीट, अगर कोई हमारा पर्स छीनने की कोशिश करता है, सेक्शन 35 अलाउज यू टू यूज़ फोर्स to prevent the offense of snatching which is laid down under section 304 of BNS। स्नैचिंग जो है वो सेक्शन हमारे किस में दिया गया है, स्नैचिंग जो है हमारे सेक्शन 304 में दिया हुआ है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 35 में हमें लीगल राइट दिया गया है कि अगर कोई ऐसा काम करता है, पर्स स्नैच करने की कोशिश करता है, तो हम उसके अगेंस्ट लीगल फोर्स लगा सकते हैं उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए। हम उसको धक्का दे के गिरा सकते हैं, हम उसको 2 थप्पड़ मार सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्नैचिंग 304 में दिया गया है, ये बात को ध्यान में रखना है। और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों को ही बचाने के लिए हम रीज़नेबल फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। रीज़नेबल फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिव फोर्स का यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर ऐसा है कि अगर कोई पर्स चुरा के भाग रहा है तो हम उसको जाके क्या करेंगे, चाकू नहीं मार देंगे। ठीक है, नाइफ स्टैब नहीं करेंगे हम उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पर्स चुरा के भाग रहा है। ठीक है, हम उसको थप्पड़ मार के अपना पर्स वापस ले सकते हैं, उसको दौड़ा के पकड़ सकते हैं, हम उसको धक्का दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। फोर्स प्रपोर्शन में होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई डंडा लेके मारने आ रहा है तो हम उसको चाकू लेके दौड़ा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़नेबल फोर्स का यूज़ करेंगे, एक्सेसिव फोर्स का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सेक्शन 36 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट डिफेंस हम उस पर्सन के अगेंस्ट करें जो पर्सन उस पर्सन के एक्ट के अगेंस्ट करें जो पर्सन क्या है, अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, जिसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है। सेक्शन 36 recognizes that the right of private defense extends even when the potential offender, due to factors like unsound mind or intoxication, may not be guilty of a specific offense। ठीक है, सेक्शन 36 हमें ये बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ तक भी एक्सटेंड होता है, यानी कि अगर कोई ऑफेंडर जो है वो किसी ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उसको इंटॉक्सिकेटेड है वो, ठीक है, तो अगर हम उसके अगेंस्ट भी वो हमें किसी चीज़ के थ्रू हार्म पहुंचा रहा है, कोई हार्म कॉज कर रहा है हमें फिजिकली या हमारी प्रॉपर्टी को, तो उसके अगेंस्ट भी हम प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और हमें उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी। हम जो हैं उसमें जनरल एक्सेप्शंस में आएंगे और हमें कोई भी सज़ा नहीं होगी। हम ये काम, ये प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है ये हम एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट भी, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है उसके अगेंस्ट भी। हाँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड है, अनसाउंड माइंड है, तो उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है और उसमें हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और मेंटली अनसाउंड पर्सन, अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या मेंटली अनसाउंड पर्सन है, अनएक्सपेक्टेडली बिकम्स अग्रेसिव। ठीक है, अब अचानक से शांत था, अचानक से क्या हो गया, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। द विक्टिम रिटेन्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द परसीव्ड थ्रेट। ठीक है, अचानक से गुस्सा आ गया, अब ऐसा लग रहा है कि वो उठेगा और किसी चीज़ को चला के मार देगा, तो जो सामने वाला पर्सन है उसके पास पूरा राइट है कि वो वहाँ से भाग जाए या फिर अपने को खुद को बचाने के लिए वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करे, वो फोर्स का यूज़ करके, रीज़नेबल फोर्स का यूज़ करके उसको पकड़ ले या फिर उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करे। ये सारी चीज़ों को अगर वो करता है तो वो रीज़नेबल फोर्स माना जाएगा और इसके लिए वो उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो जनरली एग्जम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, आते हैं सेक्शन नंबर 37 पे। अच्छा, सेक्शन नंबर 37 क्या है, इन सभी चीज़ों का एक्सेप्शन है। एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो एक्ट्स जहाँ पे कोई भी राइट नहीं होगा प्राइवेट डिफेंस का। कहाँ पे नहीं होगा, तो सेक्शन 37 इंट्रोड्यूसेस लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस को इंट्रोड्यूस करता है, स्टेटिंग दैट देयर इज़ नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट्स डू नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि ऐसा एप्रहेंशन नहीं दे रहा, प्राइमा फेसाई देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि उससे डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, उसके अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करेंगे।
एडिशनली इफ़ अ पब्लिक सर्वेंट एक्ट्स इन अ गुड फेथ, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम गुड फेथ में कर रहा है तो वहाँ पे भी हम उसको अपना काम करने देंगे, वहाँ पे भी हम प्राइवेट डिफेंस के राइट का एक्सरसाइज नहीं करेंगे अंडर द कलर ऑफ देयर ऑफिस। ठीक है, अपने ऑफिस के कमांड में रहते हुए वो कोई गुड फेथ में पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई एक्ट कर रहा है जिसमें हार्म हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, लेकिन हम वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या दिया गया है, वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेट डिफेंस वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे टाइम है, टाइम टू कॉन्टैक्ट अथॉरिटी। ठीक है, अगर अथॉरिटी को कांटेक्ट करने का टाइम है, जैसे कि हमें लग रहा है हमें दोपहर में ही पता चल गया कि चोरी होगी रात को। ठीक है, तो दोपहर से रात तक में बहुत टाइम है कि हम पुलिस ऑफिसर को बता सकें कि मेरे घर में चोरी होगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी क्या होगा, हमारा जो राइट होगा प्राइवेट डिफेंस का वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल, इफ़ अ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ, अगर कोई पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में काम कर रहा है, ट्राइज टू कंट्रोल अ क्राउड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इंडिविजुअल्स कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वो इंडिविजुअल्स जो होंगे वो प्राइवेट डिफेंस का राइट क्लेम नहीं करेंगे उस ऑफिसर के एक्शन के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है और वो एक कमांड के अपने अथॉरिटी में रहते हुए एक काम कर रहा है। सेक्शन 38 वहीं पे आ जाता है और वो बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, बॉडी को डिफेंड करते हुए किस हद तक हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक हम ऐसी कौन सी बातें होंगी जिनमें हम प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए डेथ भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 38 आउटलाइन सर्कमस्टांसेस वेयर कॉजिंग डेथ इज परमिसिबल सच एज इन केस ऑफ असॉल्ट लाइकली टू कॉज डेथ, ग्रीवियस हर्ट और ऑफेंसेस लाइक रेप और एडमिनिस्टरिंग एसिड। ठीक है, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ये बताता है जहाँ पे डेथ कॉज करना भी परमिसिबल है, कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, हर्ट हैं, ग्रीवियस हर्ट हैं, उन चीज़ों में जो है डेथ कॉज किया जा सकता है। कोई ऐसा असॉल्ट है जिससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, इन केसेस में डेथ भी कॉज किया जा सकता है। जैसे ऑफेंसेस हैं, जैसे कि रेप है, एसिड फेंकने का कोई एक्ट है, कोई सॉडमी क्रिएट करता है तो भी हम ये कर सकते हैं, कोई हमें हमारी लाइफ को डेंजर थ्रेट कर रहा है, डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है हमारे लिए, तो भी हम प्राइवेट डिफेंस में उस व्यक्ति को मार भी सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ समवन अटेम्प्ट्स टू कमिट अ हीनियस क्राइम, हीनियस मतलब बहुत ही ग्रेव नेचर का जो क्राइम है वो कमिट करने की कोशिश करता है कोई, जैसे कि रेप है, तो द विक्टिम हैज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, विक्टिम के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, इस हद तक है कि वो अक्यूज्ड की डेथ कॉज कर दे, अक्यूज्ड का मर्डर कर दे, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ द फोर्स दैट माइट रिजल्ट इन द असेलेंट्स डेथ। ठीक है, तो जो उसके रेप कमिट करने की कोशिश कर रहा है तो विक्टिम को यहाँ तक भी राइट है कि वो असेलेंट की डेथ कॉज कर दे, यहाँ तक वो अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, सेक्शन 39 आते हैं, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है, अभी तक क्या था, सेक्शन 38 में हमने देखा व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, इसमें क्या है, वो डेथ कॉज कर सकता है। 39 में क्या कहता है कि कहाँ पे ऐसा राइट जो है वो हार्म कॉज करेगा अदर देन डेथ, मतलब डेथ नहीं कॉज करेगा, डेथ के अलावा कोई भी हार्म वो कॉज कर सकता है। तो सेक्शन 39 बताता है comes to play when the offense doesn't fall under the descriptions specified in sections 38। ठीक है, तो सेक्शन 38 में जितने ऑफेंसेस स्पेसिफाई किए गए हैं उनमें अगर फॉल नहीं करता है, सेक्शन 38 में जितने भी ऑफेंसेस स्पेसिफाई किए हैं उनमें अगर फॉल नहीं करता है इनका एक्ट, तो वहाँ पे डेथ कॉज ना करके हम केवल और केवल हर्ट कॉज कर सकते हैं या फिर और डिसआर्मेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सेक्शन 38 में जो ऑफेंसेस हैं उनमें क्या क्या आ सकता है, उनमें रेप आ सकता है, सॉडमी आ सकता है, ग्रीवियस हर्ट आ सकता है, उसमें डेथ आ सकता है, फियर आ सकता है डेथ का। ठीक है, और उसमें क्या आ सकता है, आप देख सकते हैं किडनैपिंग या एबडक्शन भी आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि सेक्शन 38 में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें हम डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं।
इन कंडीशंस के अलावा 39 में क्या कहा गया है, सेक्शन 38 में दी गई कंडीशंस के अलावा जो भी कंडीशन होगी उसमें हम क्या करेंगे, डेथ नहीं कॉज करेंगे, हार्म कॉज करेंगे। ठीक है, तो इट अलाउज फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ। इसमें हम क्या करेंगे, डेथ कॉज नहीं करेंगे। सेक्शन 39 में हम क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो 38 में दिए गए ऑफेंसेस से अलग हैं तो उसमें क्या होगा, हम सिर्फ और सिर्फ हार्म कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज नहीं कर सकते। डेथ का प्राइवेट डिफेंस हम इसमें नहीं ले सकते। इफ़ समवन अटेम्प्ट्स टू स्टील अ वैल्यूएबल पोजेशन, ठीक है, कोई वैल्यूएबल पोजेशन है, कोई हमारी बहुत ही कीमती चीज़ है, उसको चोरी करने की कोई कोशिश कर रहा है, द पोटेंशियल विक्टिम कैन यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द थेफ्ट। ठीक है, तो थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। इवन इफ इट कॉजेज हार्म टू द थीफ, भले ही वो थीफ को हार्म पहुंचा रहा है, उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये सारी चीज़ें काम करेंगी, एज लॉन्ग एज द हार्म डजंट लीड टू डेथ। ठीक है, उतना हार्म कॉज कर सकते हैं कि वो मरे नहीं। ठीक है, उस एक्सटेंट तक हम हार्म कॉज कर सकते हैं कि वो जो थीफ है वो मरे नहीं। बाकी हम अपनी वैल्यूएबल पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, फोर्स कॉज कर सकते हैं, फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 40 क्या बताता है, कॉमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अगेंस्ट जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करेंगे तो वो प्राइवेट डिफेंस कब से शुरू होगी, कहाँ तक चलेगी, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान में रखेंगे। तो ये इस बारे में हम बात करते हैं कि कब शुरू होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और कब तक चलेगा। तो सेक्शन 40 सेट्स द टाइमलाइन फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 40 जो है वो टाइमलाइन तो सेट करता ही है, स्टेटिंग दैट इट कमेंसेस व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर। ये वो बताता है कि जब से ही रीजनेबल एप्रहेंशन हो जाएगा कि डेंजर कॉज होने वाला है, ठीक है, तब से हमारा क्या होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इवन इफ द ऑफेंस हैजंट बीन कमिटेड, तब भी वो स्टार्ट हो जाएगा अगर ऑफेंस नहीं हुआ है। जैसे अब क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है, डंडा लेके आ रहा है, भागते हुए हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हम यहीं से क्या करेंगे, यहीं से जहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से हमें रीजनेबल एप्रहेंशन हो गया कि वो लेके आ रहा है और हमें मार देगा, तो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भले ही उसने, अब हम इस बात का इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि वो आके हमारे सर पे 2 डंडा मार दे, ठीक है, इस बात का वेट हम नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ से हमें रीजनेबल एप्रहेंशन होने लगा कि हाँ वो आ रहा है और वो हमें मार देगा, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक वो फियर रहेगा, एज लॉन्ग कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द डेंजर परसिस्ट, जब तक हमें लगता रहेगा कि हाँ वो मार ही देगा, तब तक हमारा प्राइवेट डिफेंस एक्टिव रहेगा। जैसे ही वो डेंजर ख़त्म हो जाएगा, हमारा राइट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, भले ही उसने अभी नहीं मारा है तो भी हम ये जानते हैं कि वो मार देगा, तो उसके दौड़ के आने से जब से हमने देखा तब से ही हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा। और अगर हम वहाँ से उसको अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए अगर हम वहाँ से भाग जाते हैं, बहुत दूर भाग जाते हैं और बहुत देर तक देखते हैं कि वो नहीं आ रहा है, तो उस वक्त हमारा जो राइट है वो एंड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद भी हम उसको देखें तो प्राइवेट डिफेंस में हम उसको मार दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो जब से रीजनेबल एप्रहेंशन कॉज होगा डेंजर का, तब से शुरू होगा, और जब तक डेंजर का एप्रहेंशन कंटिन्यू रहेगा तब तक हमारा प्राइवेट डिफेंस परसिस्ट करेगा। और जैसे ही उसका डेंजर कंटिन्यू नहीं होगा, जैसे ही उसका एप्रहेंशन ख़त्म हो जाएगा, तब हमारा प्राइवेट डिफेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इफ़ समवन शोज़ यू अ वेपन विद द इंटेंट टू हार्म, अगर कोई वेपन दिखा के इस इंटेंशन के साथ वेपन दिखाता है कि वो मार देगा, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिगिनस एट दैट मोमेंट एंड लास्ट अंटिल द थ्रेट डिमिनिशेस। ठीक है, तो जब से वो दिखाता है तब से ही प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू हो जाता है और तब तक रहता है जब तक कि वो थ्रेट ख़त्म ना हो जाए। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है। 41 कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अभी तक हमने 38 में देखा था कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, और 41 में हम देख रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कब प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए हम डेथ कॉज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जिनमें प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए भी हम डेथ कॉज कर सकते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉजिंग डेथ अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में हम प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए डेथ भी कॉज कर सकते हैं। जैसे रॉबरी है,
हाउस ब्रेकिंग है, हाउस ब्रेकिंग सेंधमारी होती है जो घर वर काट के लोग घुसते हैं अंदर। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अगर हाउस ब्रेकिंग होती है उस केस में, रॉबरी के केस में। एंड अदर एन्यूमरेटेड ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 41 ऑफ BNS, ठीक है। और भी जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उनमें अगर हम क्या करते हैं कि ऐसे अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में, तो कहाँ तक हम डेथ कॉज कर सकते हैं? अगर हाउस ब्रेकिंग हो रही है, रॉबरी हो रही है, इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि डेथ कॉज कर सकते हैं उस थीफ की, या फिर जो भी पर्सन हमारे घर में घुसा है, हमारे चीज़ों को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डेथ भी कॉज कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताता है, इफ रॉबर्स ब्रेक इनटू अ रेजिडेंस ड्यूरिंग द नाइट, अगर रॉबर्स घुस जाते हैं रेजिडेंस में, घर में रात के समय में, द प्रॉपर्टी ओनर हैज़ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्रॉपर्टी ओनर का बिल्कुल प्राइवेट डिफेंस का राइट है, वो अपने सामान की रक्षा तो करेगा ही। विच कैन एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इफ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द थ्रेट, वो कहाँ तक वो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो डेथ कॉज करने तक भी एक्सटेंड कर सकता है अगर ज़रूरी है तो, ताकि वो उस थ्रेट से अपने आप को, अपने सामानों को बचा सके, अपनी चीज़ों को बचा सके, अपने घर को बचा सके, ठीक है। तो रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग के केस में प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के अगेंस्ट जब हम प्राइवेट डिफेंस यूज़ करेंगे तो हम डेथ कॉज भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सेक्शन 42 क्या बताता है? When such right extends to causing any harm other than death, ठीक है। वहीं पे जैसे कि हमने बॉडी के अगेंस्ट पढ़ा कि कब हम डेथ के अलावा कोई हार्म कॉज करेंगे, उसी तरह प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं 42 में कि कब हम डेथ के अलावा कोई हार्म कॉज कर सकते हैं। तो इफ़ द ऑफेंस डजंट फॉल अंडर द डिस्क्रिप्शन इन सेक्शन 41, सेक्शन 41 में जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं उनमें फॉल नहीं करता ये ऑफेंस, तो सेक्शन 42 जो है वो प्राइवेट डिफेंस प्रोवाइड करेगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ हार्म कॉज करने तक, ना कि डेथ कॉज करने तक, ठीक है। अगर 41 में दिए गए जो भी ऑफेंसेस हैं उनके अलावा कोई ऑफेंस कमिट होता है तो हम केवल हार्म कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफेंसेस इतने ग्रीवियस नेचर के नहीं होंगे। If someone attempts to vandalize a property, the owner can use force to prevent the damage. अगर कोई प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करने की कोशिश कर रहा है तो जो ओनर है वो फोर्स का यूज़ कर सकता है डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, इवन इफ इट कॉज हार्म टू द परपिट्रेटर एज लॉन्ग एज इट डजेंट लीड टू डेथ, ठीक है। और अगर उस वैंडलाइजिंग को प्रिवेंट करने के लिए अगर वो जो परपिट्रेटर है उसको हार्म भी कॉज हो रही है तो भी वो चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि मतलब कि उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई उसको हार्म होता है तो हमें प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। आइए सेक्शन 43 देखते हैं, कॉमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे हमने बॉडी के अगेंस्ट देखा था कि कब शुरू होगा और कब तक चलेगा, वैसे ही हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देखेंगे कि जब तक, जैसे ही रीजनेबल एप्रहेंशन होगा डैमेज का या फियर होगा। 43 डिटेल्स द कॉमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो जहाँ से हमें रीजनेबल एप्रहेंशन होगा वहाँ से शुरू होगा और जैसे ही वो रीजनेबल एप्रहेंशन ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा राइट जो है डिफेंड करने का वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इफ़ समवन अटेम्प्ट्स टू स्टील अ व्हीकल, अगर कोई गाड़ी चुराने की कोशिश करता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिगिंस व्हेन द एप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है, कोई भी चीज़ चुराने की कोशिश कर रहा है तो अगर एप्रहेंशन जहाँ से ही डेंजर का शुरू होता है वहाँ से प्राइवेट डिफेंस का जो राइट एक्सरसाइज करने का कमेंसमेंट का जो टाइम होता है वो शुरू हो जाता है, एंड कंटिन्यूज अंटिल द थ्रेट इज न्यूट्रलाइज्ड और पब्लिक अथॉरिटीज़ इंटरवीन, ठीक है। और तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि थ्रेट ना ख़त्म हो जाए या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है वो ना आ जाए, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, आते हैं हम सेक्शन 44 पे। हमारा सेक्शन 44 क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, ठीक है। कोई ऐसा एक्ट कर देना जिसमें लोगों की डेथ हो जाएगी या फिर इतना ग्रीवियस एक्ट कॉज कर देना, हीनियस एक्ट कॉज कर देना जिसमें हम जानते हैं कि कुछ हार्म इनोसेंट पर्सन्स को भी हार्म हो सकता है, उस सिचुएशन में भी प्राइवेट डिफेंस का राइट हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कब? सेक्शन 44 एड्रेसेस अ सिनारियो वेयर द डिफेंडर वाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो उसकी राइट है उसको एक्सरसाइज करते हुए अगेंस्ट एन असॉल्ट दैट रीजनेबली कॉजेज एप्रहेंशन टू डेथ, ऐसे असॉल्ट को वो रोकने की कोशिश करता है जिसमें रीजनेबल एप्रहेंशन है कि डेथ कॉज हो जाएगी, फाइंड्स देमसेल्व्स इन अ सिचुएशन वेयर इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग दैट राइट कुड पोज अ रिस्क टू इनोसेंट पर्सन।
जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही बड़ी मात्रा में भीड़ है, ठीक है, वो किसी वो कहीं पे इकट्ठा हुई है और कुछ वो ऐसा एक्ट करने वाले हैं जिसमें जो पर्सन है उसको रिस्क होने वाला है, या फिर कुछ लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं उसकी तरफ, डंडा भाला तलवार ये सब लिए हुए, और उसमें कुछ बच्चे भी हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो मान लीजिए शूट ही करता है उस क्राउड पे, तो बच्चों को भी गोली लग सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बच्चों को भी हार्म पहुँचा सकता है, लेकिन उसको क्या होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज कर सकता है। कैसे, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए इज अटैक्ड बाय अ वायलेंट मॉब अटेम्प्टिंग टू कॉज मर्डर ऑफ ए। ए के ऊपर क्या है, अटैक कर दिया एक वायलेंट मॉब ने, बहुत ही गुस्साई हुई भीड़ थी, उसने उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, टू कॉज मर्डर ऑफ ए, वो ए को मारना चाहते थे। ए पोसेसेस अ फायर आर्म एंड कुड इफेक्टिवली डिटर द मॉब बाय फायरिंग, ठीक है, वो फायर आर्म उसके पास था और वो क्या करता है, अपना बचाव करता है और मॉब के ऊपर फायरिंग कर देता है। हाउएवर विद इन द क्राउड, जबकि उस क्राउड में बच्चे भी थे, यंग चिल्ड्रन हु आर इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड्स, उस क्राउड में बच्चे भी थे। ये जानता था कि अगर वो खुद को बचाने के लिए वो मॉब के ऊपर फायरिंग करता है तो बच्चे भी मर सकते हैं, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। और ऐसा प्राइवेट डिफेंस का राइट वो एक्सरसाइज करता है। इस राइट को एक्सरसाइज करने के बाद भी उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि उसने अपने उस एक्ट को अपने प्राइवेट डिफेंस में किया है। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसको प्रॉपरली रिवाइज़ करते रहिए, हर चीज़ को हर रोज़ रिवाइज़ किया करिए। बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब अगर चीज़ें इकट्ठा होती गई कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, रहने देते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करना है, रोज़ का रोज़ पढ़ना है, तभी ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। तो चीज़ें आई होप समझ में आ रही होंगी। ध्यान से पढ़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए, क्योंकि कुछ तो करना ही है ज़िंदगी में, ठीक है। तो सेशन पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में बताइए कि हाँ ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ज्यूरिस एकेडमिया पर, तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।